नेक्स्ट वन, वी हार्डली न्यू नथिंग अबाउट द मैनेजर हु हैड रिसेंटली ज्वाइंड। अगेन वही एडवर्ब का कॉन्सेप्ट जिस पे कल भी क्वेश्चन आपको मिला था। दो नेगेटिव एक साथ यूज नहीं हो सकते, वो बात को कैंसल आउट करके पॉजिटिव बना देते हैं। तो हार्डली और नथिंग दोनों आ गया, नथिंग यहाँ पे गलत है। वी हार्डली न्यू एनीथिंग अबाउट द मैनेजर हु हैड रिसेंटली ज्वाइंड। अब हु हैड रिसेंटली ज्वाइंड का ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है भाई? हु हैड रिसेंटली ज्वाइंड का ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है? दिस इज एडजेक्टिव क्लॉज, क्योंकि मैनेजर के बाद लग रहा है, मैनेजर को डिस्क्राइब कर रहा है, इसने रिसेंटली ज्वाइन किया था। तो नथिंग, ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। रूल ऑफ इन्वर्जन हमें नहीं मिला। रूल ऑफ इन्वर्जन भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो ध्यान रहना चाहिए, उन पे भी क्वेश्चन हमें मिलते हैं। हियर कम द बस फॉर लखनऊ। हियर कम्स बहुत ही बेसिक, ये जब आप टेंसेस पढ़ते हैं उसी समय पढ़ते हैं जब अलग अलग टेंसेस की यूटिलाइजेशन की बात होती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, हियर कम्स द बस, राइट। तो इसी में एरर था, इसको कम्स करोगे। नेक्स्ट, एंटी पार्टी एक्टिविटीज इंप्रूव माई रिलेशंस विद एन अपोजिशन। अच्छा, ये ग्रामर के बाद यानी जो एरर बेस्ड क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, इसके बाद आप क्या चाहते हैं, कौन से टॉपिक का प्रैक्टिस मैं यहां पे आपको कराऊं? और वो भी पी वाई क्यू बेस्ड ही होगा। देखो, विद एन अपोजिशन यहां पे लिखा हुआ है। हाँ जी, तो विद द अपोजिशन होगा, क्योंकि आप स्पेसिफाई कर रहे हैं ना, एंटी पार्टी एक्टिविटीज इंप्रूव्ड माय रिलेशंस, यानी आप जिस पार्टी में हैं उसके खिलाफ काम कर रहे हैं। तो डेफिनेटली जो आपके जो उस पार्टी का अपोजिशन पार्टी है, आप उसके लिए उसके प्यारे तो हो ही जाएंगे कि भाई उस पार्टी में है लेकिन काम तो हमारे लिए कर रहा है। तो डेफिनेटली वहां पे एन अपोजिशन नहीं होगा, जबकि आर्टिकल वाइज आपको लगेगा एन अपोजिशन तो ठीक है। तो ये सब अच्छे क्वेश्चन हैं। विद द अपोजिशन, सर हार्डली स्कर्सली वाला वेन का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, ये एजुकेशन ब्लॉग संस्कृत पूछ रहे हैं मेरे भाई। वही है ना कि हम जब चीज़ों को रटते हैं तो दिक्कत हो जाती है, इसीलिए मैं मना करता हूँ, रटिए मत। तभी तो आपको आगाह कर रहा था, याद दिला दूं एक बार क्या? एक भाई हमारे परेशान है। देखो, वो जो मैंने अभी इसीलिए रूल ऑफ इन्वर्जन की बात करी थी कि जब भी सेंटेंस की शुरुआत हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, बेयरली इनके साथ हो, ठीक है, तो ऐसे में रूल ऑफ इन्वर्जन लगता है पहले। रूल ऑफ इन्वर्जन का मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, राइट। तो यहां पे फिर अब पूरा सेंटेंस लिखा जाए तो उसको अलग कलर से ही लिख देता हूं। अब जैसे हार्डली डिड ही एंटर द रूम, और उसके बाद व्हेन द बेल रैंग। ये देखो, आपको ये याद आ गया। तो ये सब तभी याद आता है जब हम रट के पढ़ते हैं। तो वहां हार्डली से शुरुआत थोड़ी हुई थी, हार्डली बीच में आया था। तो हार्डली से जब शुरुआत हो रही है, और रूल ऑफ इन्वर्जन हम लगाते तब है जब आप एम्फेसाइज करना चाहते हो किसी बात के ऊपर कि मैं जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ वैसे ही घंटी बज गई। तो इसमें वही है कि हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, बेयरली के साथ वेन की जोड़ी बनती है जो आप कंजंक्शन में पढ़ते हो। वहीं पे नो सूनर के साथ देन की जोड़ी बनती है। इसी बात को ऐसे भी कह सकते हो, नो सूनर डिड ही एंटर द रूम देन द बेल रैंग, राइट। सेम कहानी है। एग्जामिनर क्या करते हैं, जहां देन लगना चाहिए वहां वेन लगा देते हैं, और कभी कभी तो देन भी लगाते हैं, क्योंकि कुछ महान विभूतियां ऐसी भी हैं हमारे बीच में जिनको देन और देन का फर्क नहीं पता लगता। भैया देन तब है, नाउ अब, देन तब, और देन कंपैरिजन के लिए आता है, प्रपोजिशन हो गया वो। सूनर देन, तो सूनर के साथ वैसे ही लग रहा है, सूनर कंपैरेटिव डिग्री है, उसके साथ THAN आनी चाहिए। बट ना तो हमारा उच्चारण साफ रहता है, ना तो हम लिखते साफ हैं, तो वहां वो फंसा देते हैं बेवकूफ़ी वाला। बहुत ही बेसिक चीज़ें होती हैं ये। तो ये कहानी यहाँ पे नहीं अप्लाई हो रही थी। चलो अगले क्वेश्चन पे। ऑल द हॉर्सेज एक्सेप्ट वन ऑलवेज बिहेव्ड इन अ रफ मैनर व्हेन रॉबर्ट कम टू क्लीन द स्टबल।
not only but also at the starting of the sentence also follows inversion. Absolutely Sahil, but when not only but also actually joining two verbs. अगर मान लो मैं ये कहूं कि not only Sahil but also his friends were present at the party, तो यहाँ रूल ऑफ इन्वर्जन नहीं लग रहा साहिल. इसीलिए चीजें कंटेक्चुअल हैं. यहाँ नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ मैं दो नाउन को जोड़ रहा हूं. जब मैं दो वर्ब को जोड़ूंगा तब वहां पे हम रूल ऑफ इन्वर्जन लगाते हैं, तब वो एडवर्ब के तौर पे काम करेगा ना. वैसे तो कंजंक्शन के तौर पे काम कर रहा है. ठीक है साहिल, हो गया फंडा क्लियर? हाँ जी. तो ऑल द हॉर्सेज एक्सेप्ट वन ऑलवेज बिहेव्ड इन अ रफ मैनर व्हेन रॉबर्ट कम लिखा हुआ है, तो देखो वैसे ही गले के नीचे बात नहीं उतरेगी. एरर तो इसी पार्ट में है. करेक्ट क्या करोगे? रॉबर्ट के साथ अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाओगे तो कम्स लिखना चाहिए, वो लिखा नहीं है. और बात हो रही है पास्ट की, तो केम हो जाएगा. कि एक घोड़े को छोड़ करके बाकी सभी घोड़ों ने बिहेव किया रफ मैनर में जब रॉबर्ट स्टेबल को क्लीन करने आया. राइट. यहाँ पे व्हेन क्या है? व्हेन की ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है? व्हेन है आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. ये है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन किसका? टाइम का. कंजंक्शन ऑफ टाइम. और यही व्हेन जब सवाल पूछता है व्हेन डिड यू स्टार्ट दैट वेंचर, तब क्या बन जाता है वो? तब बन जाता है इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम. यू वॉश द डिशेज एंड आई ड्राई द सेम. तुम बर्तन धुलते हो और मैं सुखाता हूं. क्या दिक्कत है यहां पे? अगर आपको ये भी लगता है, जैसे ग्रामर पे यहाँ पे हम क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं, इफ यू फील दैट देयर आर सर्टेन टॉपिक्स, अलग अलग चैप्टर से, जो आपको लगता है कि सर एक बार और उसको क्लियर करा दीजिए, दैट कैन ऑल्सो बी डन. ठीक है, मेरे द्वारा मैं यहाँ पे करा दूंगा आपको. चाहे वो आपका एडवांस वर्ब का है, यूज टू, डेयर, नीड, बड़े परेशान होते हैं लोग, या रूल ऑफ इन्वर्जन है. इवन मॉडिफायर्स में थोड़े और अच्छे लेवल, एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट में डैंगलिंग मॉडिफायर्स आते हैं, स्क्विंटिंग मॉडिफायर्स आते हैं, जो कि मैनेजमेंट लेवल के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. हो सकता है आने वाले दिनों में आपको ही मुलाकात हो, क्योंकि पैटर्न बदल रहा है. एसएससी भी 2 बार में ही देखो अब बदल रहा है, वही यूजुअल पैटर्न नहीं आ रहा. तो ड्राई द सेम नहीं होगा, ड्राई देम हो जाएगा. सिंपली डिशेज लिखा हुआ है, प्लूरल है, उसके लिए देम लगा दोगे. ड्राई द सेम का कोई मतलब नहीं है. ठीक है. तो यू वॉश द डिशेज एंड आई ड्राई देम, या आई ड्राई दो डिशेज, बट द सेम का तो कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे. सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस. एज अ नेशन India is a united country and shall always remain so. As a nation, India is a united country and shall always remain so. As the nation, India is a united country and shall always remain so. And as a nation, India is an united country and shall always remain so. तो कौन सा ग्रामेटिकली करेक्ट है? तो पहली बात, एज नेशन और एज द नेशन, इसको तो हटाना पड़ेगा. एक राष्ट्र के तौर पे एज अ नेशन, ये दोनों ठीक है. अब आगे बढ़ो. अब इन्हीं दोनों को हम आगे देखना है हमें. ये नहीं कि सब लाइन एक साथ साथ पढ़नी, पहले एलिमिनेशन का काम कर लो. तो इंडिया इज एन यूनाइटेड कंट्री, बस यहीं पे आते आते काम खत्म हो गया, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है. एज अ नेशन इंडिया इज अ यूनाइटेड कंट्री एंड शैल ऑलवेज रिमेन सो. तो ये अपनी आदतों में भी बदलाव लाना है क्वेश्चन को सॉल्व करने में. मैंने कल भी आपको आगाह किया था कि ऐसे क्वेश्चन लगते हैं मुश्किल हैं, या 4 लाइनें पढ़ने की जरूरत नहीं होती, काम तुरंत हो जाता है. कंपैरिजन वाली आंखों से पढ़ना है, स्कैनिंग करनी है. आधी लाइन तक आते आते कई बार सफाया हो जाता है. एंड दिस इज द फंडामेंटल डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ अप्रोच फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस इन इंग्लिश विजा वी क्वांट. ये एक फर्क भी है. इंग्लिश में ना आर्ट ऑफ एलिमिनेशन को डेवलप करना जरूरी होता है, कि जो गलत है उसको एलिमिनेट करो, कचरे को साफ करो. और वो कोशिश कम से कम समय में करनी, कि मैं पहले 5 सेकंड के अंदर, 10 सेकंड के अंदर 4 में से जो 2 कचरा है उसको तो बाहर कर ही लूं, और 2 के बीच में लड़ाई बचे. तो ये स्किल जब आप लैंग्वेज में डेवलप करते हो, इंग्लिश के पेपर में डेवलप करते हो, तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आप देते हो. राइट. तो मैथ्स में तो शायद सिलेक्शन के लिए आप जा सकें, बट यहाँ एलिमिनेशन ज़्यादा काम करता है, और खासतौर से कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन में.